Hello everyone and welcome again to today's literary session. Students, once again we are here with some more facts. So let's start from the very first fact of this session. First fact is here students about touchstone. जो हम बात कर रहे हैं कि टच स्टोन क्या है, देखिए जब हम लिटररी मीनिंग की बात करते हैं कि व्हाट इज़ टच स्टोन, अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इसका क्या होता है टच स्टोन यानी पत्थर से किसी को टच कराना। यानी जब एंशियंट टाइम में क्या होता था कि किसी भी मेटल की प्योरिटी को चेक करने के लिए उसको टच करके देखते थे। आजकल भी गोल्ड की प्योरिटी को चेक कर टेस्ट करने के लिए उसको हम रब करते हैं किसी और मेटल से या किसी सरफेस से प्योरिटी का पता लगाने के लिए। तो टच स्टोन वही है चीज़। देखिए इसके बारे में जानते हैं मोर फैक्ट्स। हु इन्वेंटेड या कॉइंड द टर्म टच स्टोन। तो देखिए टच स्टोन जो एक टर्म है वो किसने इन्वेंट की है, इंग्लिश लिटरेचर की हम बात करें तो ये है हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड, द फेमस विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक्स। तो टच स्टोन एक मेथड है स्टूडेंट्स, ये अगर हम देखें तो कि इन्होंने जो है टच स्टोन मेथड है मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनका जो एक मास्टरपीस वर्क है वो कौन सा, स्टडी ऑफ पोइट्री, जो 1888 में पब्लिश हुआ था, उनके अंदर इन्होंने इस टर्म को दिया है टच स्टोन मेथड। व्हाट इज़ द टच स्टोन मेथड, क्या है टच स्टोन मेथड, तो इसके बारे में जानते हैं कि टच स्टोन मेथड है क्या स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए टच स्टोन मेथड इंट्रोड्यूस साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी to critical evaluation by providing comparison and analysis as the two primary tools for judging individual poets। यानी क्या एक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी है। इसमें होता क्या है कि जैसे किसी भी पोइट, इंडिविजुअल पोइट्स हैं उनको जज करना कंपैरिजन करके, एनालाइज करके, और इस टूल्स के माध्यम से, टच स्टोन टूल के माध्यम से उनको जज करना, उनकी पोइटिक जीनियस का पता करना, यही आपका टच स्टोन मेथड है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। अदर टर्म में देखें तो आर्नोल्ड इन हिज वर्क द स्टडी ऑफ पोएट्री एम्प्लॉयड अ स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टेंट कंपैरिजन फॉर जजिंग द वैल्यू ऑफ अदर वर्क्स, है ना, कि एम्प्लॉय किया उन्होंने एक स्टैंडर्ड, एक ऐसा पैमाना जो इंस्टेंट, जिससे इंस्टेंट में तुरंत कंपैरिजन किया जा सके और जज किया जा सके अदर वर्क्स की वैल्यू को। हियर आर्नोल्ड recommends certain lines of Homer, Dante, Shakespeare and Milton as touchstone for testing the presence and absence of high poetic quality। तो उन्होंने ये जो आर्नोल्ड ने यहाँ पे किसको रिकमेंड किया है, जो कुछ लाइंस ली हैं होमर की, डेंटे, शेक्सपियर, मिल्टन, और उनकी टेस्टिंग की कि उनमें प्रेजेंस और की हाई पोएटिक क्वालिटी उनमें प्रेजेंस है, उनमें उनके अंदर नहीं है। तो इन सैम्पल्स चूजन फ्रॉम अदर पोइट्स, तो कंपैरिजन किया उन्होंने, और इसलिए ये कहा जाता है टच स्टोन मेथड। तो हमारे यहाँ पे सामने है कि व्हाट इज टच स्टोन मेथड, और इसका जो हमने लिटरल मीनिंग देखा, और किसने दी है टर्म ये, मैथ्यू आर्नोल्ड, कौन से वर्क में दी स्टूडेंट्स, देखना है स्टडी ऑफ पोइट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पोइटिकल क्रिटिक वर्क है ये, किसका, मैथ्यू आर्नोल्ड का, और विक्टोरियन पोइट रहे मैथ्यू आर्नोल्ड, और उन्होंने बताया कि किस तरह से टच स्टोन काम करता है एनालाइज करने में, ये एक टूल माना जाता है जिसे हम देखते हैं। ए टच स्टोन इज ए हार्ड स्टोन, अगर हम लिटरल तौर पे देखें तो यूज टू डिटरमिन प्योरिटी ऑफ द मेटल व्हेन रब्ड बाय ए पीस ऑफ गोल्ड। जब गोल्ड के पीस से उसको टच करके रब करके देखते हैं तो उसकी प्योरिटी है ना मेटल की, वो पता लगती है। इन लिटरेरी सेंस अगर देखिए टूल दैट कैन टेस्ट द प्योरिटी ऑफ अ पोएम, और लिटरेचर में अगर देखें तो इसका क्या मतलब जाता है स्टूडेंट्स, एक ये टूल है जिससे किसी भी पोएम की जो प्योरिटी है उसको जांचा जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए इसमें हम, हु लैक्स हाई सीरियसनेस अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड। तो देखिए आर्नोल्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ पोइट्स की लाइंस को कंपेयर किया था, तो उनके सामने आया कि कुछ एक पोइट जो है जिनमें हाई सीरियसनेस की कमी है, हाई जीनियस क्वालिटी की कमी है, और कुछ लोग हैं जो इस पे वो फिट बैठते थे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड क्या था, चौसर, ड्राइडन, पोप और शेली, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको देखना। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है चौसर, क्योंकि कहा भी जाता है कि चौसर के बारे में किसने कहा है कि ही लैक्स हाई सीरियसनेस, तो किसने कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, कौन से वर्क में, स्टडी ऑफ पोइट्री। तो देखिए फॉल्स शोड बिकॉज दे लैक हाई सीरियसनेस, दे लैक, क्योंकि इनके अंदर हाई सीरियसनेस की कमी थी। किसके अकॉर्डिंग माना है, अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड मानते कि चौसर, ड्राइडन, पोप और शेली, ये सब लोग क्या थे, इनके अंदर जो हाई सीरियसनेस थी वो नहीं थी, ऐसा कौन मानते थे, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट में देखिए, हु आर द आइडियल पोइट अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड। अब कईयों को आइडियल पोइट भी मानते हैं वो। आर्नोल्ड्स आइडियल पोइट्स आर होमर, सोफोक्लीज इन द एंशिएंट वर्ल्ड, डेंटे, मिल्टन,
गोथे एंड वर्ड्सवर्थ। ये अगर हम देखें तो देखिए एंशिएंट टाइम में हम देखें होमर और सोफोक्लिस, और बाद में देखिए डेंटे, मिल्टन, गोथे एंड वर्ड्सवर्थ, इनको ये मानते हैं आइडियल पोइट मानते हैं। और क्यों मानते हैं, देखिए सेंस की अगर हम बात करते हैं तो आर्नोल्ड पुट वर्ड्सवर्थ इन द फ्रंट रैंक। उन्होंने फ्रंट रैंक में क्यों रखा है आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को? फॉर हिज पोइट्री, उसकी पोइट्री के लिए नहीं रखा है बट फॉर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, क्योंकि वो लाइफ की जो क्रिटिसिज्म है उनकी, उसके लिए उनको फर्स्ट रैंक में, उन्होंने आइडियल पोइट के फर्स्ट रैंक में रखा है। तो क्वेश्चन आता है कि वाई आर्नोल्ड पुट वर्ड्सवर्थ फर्स्ट रैंक, तो क्या आता है आपका? फॉर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखें तो व्हाट इज पोइट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड की जो पोइट्री की डेफिनेशन है जो उन्होंने अपनी स्टडी ऑफ पोइट्री में दी, स्टूडेंट्स काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। पोइट्री इज सिंपली the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach. It is a criticism of life, यानी criticism of life बोला इन्होंने, under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty। यानी वो criticism fix करते हैं, जो criticism कहते हैं, criticism of life, पोइट्री को क्या मानते हैं? क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और वो कुछ कंडीशंस फिक्स है उनकी, पोइटिक लॉ होता है और पोइटिक ट्रूथ होती है और पोइटिक ब्यूटी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसकी? मैथ्यू आर्नोल्ड की, और किसके बारे में? पोइट्री के बारे में। और उन्होंने ये जो अपनी डेफिनेशन किस में दी है? द स्टडी ऑफ पोइट्री, और इसी में उन्होंने मेथड भी दिया है। कौन सा मेथड दिया? टचस्टोन मेथड। और उन्होंने जो हाई सीरियसनेस की लैकिंग किस में मानी है? तो देखें तो चौसर शैली है, पोप में भी मानते हैं, लेकिन अगर उन्होंने उसमें आइडियल पोइट की लिस्ट में फ्रंट पे रहेगा तो किसको रखा? वर्ड्सवर्थ को। किसके लिए? उनके क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ फैक्ट के कारण। तो देखिए हमारा ये हो गया अबाउट टचस्टोन। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सररियलिज्म। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स का देखिए, सररियलिज्म या सुपर रियलिज्म। इसको सररियलिज्म भी बोलते हैं या सुपर रियलिज्म भी बोलते हैं, जिसका होता है अति यथार्थवाद, यानी बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं यथार्थवाद की तरफ, यानी एक्चुअलिटी की तरफ। तो क्या है देखिए, व्हाट इज सररियलिज्म क्या है? इट वॉज ए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन पेंटिंग स्कल्पचर जो कला है, एंड अदर आर्ट्स एज वेल एज लिटरेचर में भी, दैट डेवलप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ है। एंड इट वॉज ए रिवोल्ट अगेंस्ट ऑल रिस्ट्रेंट मीन होता है जो रुकावटें होती है, जो प्रतिबंध थोपे गए हैं, ऑन फ्री क्रिएटिविटी इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग, स्टैंडर्ड मॉरलिटी, सोशल एंड आर्टिस्टिक कन्वेंशंस एंड नॉर्म्स। तो जो भी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है उसके अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो पोइट होता है, कोई भी जीनियस होती है, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से आगे बढ़ती है, ना कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से। तो इस तरह से उन्हें वो जो है, जो रिस्ट्रेंट्स थे, जितने भी रुकावटें थी, जो क्रिएटिविटी को फ्री मूव होने में एक रुकावट बनती है, तो उनको उन्होंने अपोज किया था, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग मान लीजिए, स्टैंडर्ड मॉरलिटी, सोशल और आर्टिस्टिक कन्वेंशंस मान लीजिए, उन सभी को वो क्या करते थे? अपोज करते थे। अदर टर्म्स में अगर हम देखें तो इट वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय डैडिज्म। दादा मूवमेंट है, डैडिज्म है, जो इससे पहले का मूवमेंट है, 1915-16 में आया था। तो अगर हम माने ये दादाजिज्म है मूवमेंट, यही आगे जाके आपका सररियलिज्म मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया था, ऐसा माना जाता है। दिस मूवमेंट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स विजुअल आर्ट वर्क्स एंड राइटिंग एज जक्सटेपोजिशन का होता है उल्टा पुल्टा रखना, अनकॉमन इमेजरी, यानी इनका एक स्टाइल जो होता था वो किसी तरह का लॉजिकल नहीं होता था, मतलब जैसे भी वो नेचुरल वे से उनको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से चीज़ों को पुट करते थे, तो वो जक्सटेपोजिशन होता था। अनकॉमन इमेज यानी विजार स्टाइल था इनका, इमेज को कलेक्ट करने का, इमेज को प्रेजेंट करने का। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सररियलिज्म। सररियलिज्म जो मूवमेंट है उसका पर्पज क्या है? तो देखिए सीधी सी मैंने आपको बताया, लॉजिकल चीज़ों को अपोज करना है, यानी टू लिबरेट द अनकॉन्शियस माइंड को लिबरेट करना, टू इनेबल ह्यूमन टू गो फर्दर देन रैशनल थॉट नहीं रखने, आप अपने आप आगे बढ़ते जाइए अपने सबकॉन्शियस माइंड से। अपोज लॉजिकल रीजनिंग को अपोज करता है। और ड्रीम लाइक सीन्स है, जैसे देखिए सिम्बॉलिक इमेजेस है। और ऑटोमेटिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड से जो भी कुछ करते रहे, यानी एक कहने की बात है कि कुछ प्री प्लान नहीं, किसी लॉजिक नहीं मानना है, जैसे चल रहा है ऑटोमेटिज्म अपने वे से। जैसे ऑटोमेटिज्म और इंसैनिटी, जैसे पागलपन कहते हैं लोग, अपने धुन में सवार रहना, इसी तरह से ऑटोमेटिज्म एक टाइप का इंसैनिटी माना जाता है।
और विजेरे एजेम्बलेंस ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, साधारण चीज़ें हैं, उनको विजेरे का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक अजीब से विचित्र तरीके से उनको असेंबलेज, उनकी एक कलेक्शन करना। तो जनरली इनका जो मोटो यही जाता है कि ह्यूमन जो है उनको रैशनल थॉट से दूर रखना और अनकॉन्शियस माइंड से वो अपनी क्रिएटिविटी रखें, ये है पर्पज ऑफ सरलिज्म। नेक्स्ट में जाता है हमारा हु कॉइन्ड द टर्म सरलिज्म। तो सरलिज्म टर्म किसने दी है? इज लॉन्च एज ए कंसर्टेड आर्टिस्टिक मोमेंट। इसको कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक अरेंज्ड आर्टिस्टिक मोमेंट है ये। और इन फ्रांस, कहाँ से शुरू है? फ्रांस से। और किसने दी? एंड्रे बर्टन ने। और उनकी जो बुक है उनका एक टेक्स्ट से जुड़ा मैनिफेस्टो ऑफ सरलिज्म, जो 1924 में 1924 में आया है। तो आपका जाता है कि हु कॉइन्ड द टर्म सरलिज्म, तो किसने दिया? एंड्रे बर्टन ने। और पूछे कौन सा उनका टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने दिया टर्म मैनिफेस्टो ऑफ सरलिज्म 1924। और ये एक आर्टिस्टिक मोमेंट होता है, कंसर्टेड आर्टिस्टिक मोमेंट। और कहाँ से शुरू है? फ्रांस से शुरू हुआ है। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। इट वॉज ए सक्सेसर टू द ब्रीफ मूवमेंट नोन एज ददाइज्म। मैंने बताया ना आपको, ददाइज्म मूवमेंट है उसका एक ब्रीफ मतलब ये आगे जाके वो है, ये सक्सेसर माना जाता है ददाइज्म इसके लिए, यानी सक्सेसर का मतलब ददाइज्म के बाद आपका ये सरलिज्म आया है। और ये 1916-15 में था। और किसने दी है? ट्रिस्टन टजरा। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, एंड्रे बर्टन सरलिज्म से जुड़े हैं मेजर, और ट्रिस्टन टजारा जो है वो किससे जुड़े हैं? आपका डैडिज्म से। और एम क्या है डैडिज्म का? क्या करना है? टू डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल वैल्यूज इन आर्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल जो वैल्यूज उनको ख़त्म करना है। एंड टू क्रिएट ए न्यू आर्ट टू रिप्लेस द ओल्ड। ये भी इनका एक ही एम है, सेम एम है डेडिज्म का और सरलिज्म का। और दोनों ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का ये है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये एग्जिस्टेंस में आए हैं। उसके बाद देखिए हमारा हु आर द मेजर प्रैक्टिशनर ऑफ सरलिज्म। तो एंड्रे बर्टन हमारे हो गए इसके, और एक है लुइस एरेगन, और एक है साल्वेडर डेली। डेली है, आपका ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट है ये एंड्रे बर्टन इसमें, लुइस एरेगन और साल्वेडोर डेली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे इससे जुड़े हुए सरलिज्म से। तो आपको होप कि समझ में आया होगा कि व्हाट इज सरलिज्म क्या है। लॉजिकल जो थॉट्स होते हैं उनको अपोज करना है, और क्रिएटिविटी को इनको एडवांस करना है, और किससे? सबकॉन्शियस माइंड से अगर हम देखें तो। और इसमें जो मेजर आपको बताया है, जो इसके बारे में इसका ओरिजिन मतलब एडवांसमेंट इसकी ददाइज्म मूवमेंट से हुई है। इसका जो बैकग्राउंड है वो ददाइज्म मूवमेंट रहा है, जो कि ट्रिस्टन टजारा इसके मेजर रहे थे। और इसके जो है एंड्रे बर्टन, इनका जो मैनिफेस्टो ऑफ सरलिज्म इसका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, रोमन ए क्लैफ नोवेल विद ए की, जिसका मतलब होता है नोवेल विद ए की। तो ये भी एक लिटरेरी जानरा है। तो व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रोमन ए क्लैफ का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो क्या स्टूडेंट्स देखिए, तो ए नोवेल इन विच पीपल और इवेंट्स अपीयर विद इन्वेंटेड नेम्स। पीपल और इवेंट है जो ओरिजिनल रियल पीपल है, रियल इवेंट्स हैं, वो एक इन्वेंटेड नेम यानी एक नाम है उनका, अलग से नाम रख दिया जाता है, उस नाम के साथ उनको प्रेजेंट करना है, रोमन ए क्लैफ। और ए नावल दैट डिपिक्ट्स यूजुअली फेमस रियल पीपल एंड इवेंट्स अंडर द गाइज ऑफ फिक्शन। फिक्शन के यानी गाइज में मतलब भेस में, यानी उनका नाम बदल के प्रेजेंट करना रियल पीपल और रियल इवेंट्स को। What is the origin of the term? ये term origin कहाँ से? The term comes from French phrase which novel with a key, जिसका meaning क्या होता है? Novel with a key, novel with a key. What is Roman a clef? तो क्या it is used for novel with key? It is a novel about real life events that are overlaid with a facade of fiction. यानी उनको फिक्शन में ढाल दिया जाता है, उसको फिक्शन के भेस में बदल दिया जाता है, लेकिन रियल इवेंट्स होते हैं, रियल पीपल होते हैं, और यूज फॉर नोवेल विद ए की। ठीक है, रियल इवेंट्स के बारे में तो फिक्शिशियस नेम्स इन द नोवेल रिप्रेजेंट रियल पीपल रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द की इज द रिलेशनशिप। और जो रियल पीपल है और जो की है ना, वो क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन द नॉन फिक्शन एंड फिक्शन। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि की क्या है इसके अंदर? तो एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? नॉन फिक्शन एंड फिक्शन के बीच में। और इसमें इवेंट है और पीपल वो क्या होते हैं? रियल होते हैं, लेकिन वो फैकेड ऑफ फिक्शन में, यानी एक फिक्शन का फेस बनाया जाता है, उनको फिक्शन की तरह के थ्रू उनको प्रेजेंट किया जाता है। मेजर प्रैक्टिशनर देखें, एनिमल फॉर्म है जॉर्ज ऑरवेल का, नाइटमेयर एबे है थॉमस लव पिकॉक, और पॉइंट काउंटर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट 1928 में एल्डस हैक्सले का पॉइंट काउंटर पॉइंट, ये इसका मेजर टेक्स्ट माना जाता है स्टूडेंट्स, इस से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थेंजर हैवी मैंने आपको बताया। और एक कौन सा है? एनिमल फॉर्म है रोमन ए क्लैफ नोवेल। इसका ओरिजिन कहाँ से है स्टूडेंट्स? फ्रेंच
टर्म है ये, और जिसका मतलब भी पूछ लेते हैं क्या मतलब से, नॉवल विद ए की, और की क्या रिलेशनशिप है फिक्शन ओनरशिप के बीच में, पीपल इवेंट रियल होते हैं, जस्ट उनका नाम जो फिक्शिशियस होता है, ये हमें ध्यान इसमें रखना है, वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टर्म की तरफ बढ़ रहे हो प्रॉब्लम प्ले, जिसको थीसिस प्ले भी कहते हैं, प्रॉब्लम प्ले को थीसिस प्ले भी कहते हैं। तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम प्ले? अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट डेवलप इन द 19th सेंचुरी टू डील विद कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज इन द रियलिस्टिक मैनर। यानी कंट्रोवर्शियल सोशल इशू है ना, जितने भी हमारे सोसाइटी में इश्यूज हैं उनको रियलिस्टिक मैनर में प्रेजेंट करना, टू एक्सप्रेस सोशल इल्ज, जितनी भी सोशल बुराइयां हैं, एंड टू स्टिमुलेट थॉट एंड डिस्कशन ऑन द पार्ट ऑफ ऑडियंस, और ऑडियंस को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस डिस्कशन में उनको प्रमोट करना। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम प्ले है स्टूडेंट्स आपके। हु कॉइंड द टर्म प्रॉब्लम प्ले? तो देखिए इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है। देखिए टर्म वॉज कॉइंड बाय क्रिटिक्स एफ.एस. बोस इन शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर्स। उनका वर्क है शेक्सपियर एंड हिज प्रेडिसेसर्स जो 1896 में है, उसके अंदर इन्होंने एफ.एस. बोस ने इस टर्म को कॉइन किया प्रॉब्लम प्ले। ध्यान रखना है कि शेक्सपियर के रिगार्डिंग अगर आए तो आपको एफ.एस. बोस याद रखना है, लेकिन वैसे अगर फादर की बात करें तो ही इज़ द फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले, तो आपको मानता है जो प्ले राइट है हेनरिक इब्सन या जी.बी. शॉ। आपका पहला जो चॉइस जाता है वो हेनरिक इब्सन है, एक नॉर्वेजियन प्ले राइट है, और दूसरे जो प्ले राइट है आपके जी.बी. शॉ है इंग्लिश में। तो इसका हमें ध्यान रखना है, हेनरिक इब्सन एंड जी.बी. शॉ को बोथ कॉल्ड द फादर, लेकिन अगर फर्स्ट चॉइस की बात करें दिस इज हेनरिक इब्सन। एंड हु डेवलप्ड द मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले किसने दिया? फ्रेंच प्ले राइट है अलेक्जेंडर डूमस ने। ये है आपका मॉडर्न प्ले प्रॉब्लम प्ले है, उसको डेवलप किसने किया है? अलेक्जेंडर डूमस ने। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंच प्ले राइट्स है। और मेजर प्रैक्टिस देखें क्या स्टूडेंट्स के, देखिए डोल्ज हाउस है हेनरिक इब्सन का, मिसिस बेरन प्रोफेशन है जी.बी. शॉ का, ऑथर मिलर का है, ऑथर मिलर के भी इंपॉर्टेंट वर्क्स, और जोहन गैल्सवर्दी, ये इंपॉर्टेंट इससे जुड़े कुछ प्रैक्टिशनर हैं। और इसके बारे में जो जी.बी. शॉ है वो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं प्रॉब्लम प्ले के प्रोफाउंडर कह सकते हैं हम। तो उन्होंने जो प्रॉब्लम प्ले के बारे में बताया 19th सेंचुरी में ये आया था, और एक पार्ट ऑफ हम कह सकते हैं वाइडर मूवमेंट ऑफ रिलीजन इन आर्ट्स, रिलीजन से जुड़ा है आपका ये। डिबेट्स विद द करेक्टर ऑन स्टेज के बीच में एक कंटिन्यूस सोशल इश्यूज के ऊपर डिबेट होता है। सेंट्रल थीम रिमेन सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। जी.बी. शॉ एंड जोहन गैल्सवर्दी दिया था पायनियर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। ये इनके कुछ लिस्टेड किए मैंने यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन से निकल के आता है, एप्पल कार्ड जो है किसका है? जी.बी. शॉ का। और किसके ऊपर है इसका थीम क्या है? होलोनेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो खोखलापन है उसके ऊपर है। तो एप्पल कार्ड का थीम क्या? डेमोक्रेसी का होलोनेस। आर्म्स एंड मैन है जी.बी. शॉ का। फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, फॉल्स कंसेप्ट ऑफ हीरोशिप या हीरोइज्म। तो फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर और हीरोइज्म के ऊपर आपका है जी.बी. शॉ का आर्म्स एंड मैन। सीजन क्लियोपेट्रा जी.बी. शॉ का है। फॉल्स शो ऑफ हीरो एंड हीरो वर्शिप। स्कैप है जॉन गैल्सवर्दी का, कंडीशन ऑफ प्रिजनर, कैदियों के ऊपर वो स्कैप है, स्कैप में बच के निकलना होता है तो कैदियों से जुड़ा है आपका। गेटिंग मैरिड जी.बी. शॉ का फैमिली इश्यूज के ऊपर है, क्योंकि मैरिज होने के बाद कुछ फैमिली इश्यूज रेज होते हैं, तो वो आपका ध्यान रखना जी.बी. शॉ का। हाँ ठीक है। हार्ट ब्रेक हाउस है जी.बी. शॉ का, डिवाइडेड फैमिलीज के ऊपर। जस्टिस जोहन गैल्सवर्दी का ऑन जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट है, ये सेम ही थीम पे है, जस्टिस एंड इम्प्रिजनमेंट। लॉयल्टीज है जोहन गैल्सवर्दी का, कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टीज डिफरेंट पर्सन और इंस्टीट्यूशन। लॉयल्टीज मीन वफादारी, जो अलग अलग तरह के जो इंस्टीट्यूशन जैसे पर्सनल अफेयर है या मैरिज है उनके अंदर जो एक लॉयल्टी है उसके ऊपर है ये। और मेजर जो बारबारा है ये जी.बी. शॉ का है। रिलीजियस हिपोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। रिलीजियस हिपोक्रेसी। मैन एंड सुपरमैन जी.बी. शॉ का। सटायर ऑन रोमांटिक लव, मैन एंड सुपरमैन रोमांटिक लव है। और मैन ऑफ डेस्टिनी जी.बी. शॉ का है। होलोनेस ऑफ हीरो वर्शिप। मिसिस बेरन प्रोफेशन में बगे प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था। और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्ले माना जाता है मिसिस बेरन प्रोफेशन जी.बी. शॉ का। और ओवर रूल्ड है जी.बी. शॉ का सोशल इनक्वलिटीज़ पे, असमानताओं पे। और पिग्मिलियन क्या है जी.बी. शॉ का? प्रॉब्लम ऑफ फोनेटिक एंड प्रोनाउंसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है पिग्मिलियन प्ले, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आती है। एलिजा डुलिटल इसका मेजर कैरेक्टर है। और नेक्स्ट हम देखते हैं डेविल्स डिसिपल जी.बी. शॉ का है। और रिचुअल एंड फैंटेसिज्म ऑफ फ्यूडनिज्म इसके ऊपर है। तो ये कुछ हमने प्रॉब्लम प्ले देखे स्टूडेंट्स, और भी कुछ हैं। देखिए डॉक्टर्स डिलेमा है आपका जी.बी. शॉ का, कैलोनेस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर है। एल्डेक्शन है जॉन गैल्सवर्दी का, इविल ऑफ इलिसिट लव है। फिजिटिव है जॉन गैल्सवर्दी का, डिसलॉयल्टी इन वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशनशिप। और पिजन जो गैल्सवर्दी का देखिए ह्यूमन ट्रीटमेंट इन शेल्टर होम एंड शॉर्ट कमिंग द पुअर, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सिल्वर बॉक्स तो लगभग हर एग्जाम में आता है जॉन गैल्सवर्दी का। इन ह्यूमन सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ऊपर है। स्किन गेम, ये भी आपका जो एक वर्किंग क्लास है उनके बीच में जो झगड़ा होता है
वो उसके ऊपर है स्किन गेम। स्ट्राइफ जो है देखिए स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइफ भी आपका जॉन गेल्सवर्दी का लेबर एंड कैपिटल कन्फ्लिक्ट बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, स्ट्राइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और विडोवर हाउस है जीविशा का प्लाइट ऑफ ओल्ड मैन। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स इसके बारे में। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम प्ले जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आपको अच्छे से उनके थीम याद रखने, थीम कहीं ना कहीं एग्जाम्स में निकल के आ ही जाता है। तो सिंस दैट्स ऑल फॉर द डे, नेक्स्ट पॉइंट्स के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।